हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरंभ स्टडी पॉइंट में। देखिए, क्लास 10th का खंड 2 है और इसमें जीविका, अर्थव्यवस्था एवं समाज के नाम से यह अध्याय आपका होगा। इसमें हम अन्य जो भी बातें जीविका के बारे में, अर्थव्यवस्था के बारे में होगा उसका हम अध्ययन करेंगे। देखिए, पहला जो है भूमंडलीकृत विश्व का बनना, यह अध्याय का पहला टॉपिक होगा और इसमें आधुनिक युग से पहले के काल को हम पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इसमें लिखा गया है कि जब हम वैश्वीकरण की बात करते हैं तो आमतौर पर हम एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था की बात करते हैं जो मोटे तौर पर पिछले लगभग 50 सालों में ही हमारे सामने आई है। लेकिन जैसा कि आप इस अध्याय में देखेंगे, भूमंडलीकृत विश्व के बनने की प्रक्रिया व्यापार का, काम की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाते लोगों का, पूंजी व बहुत सारी चीज़ों की वैश्विक आवाजाही का एक लंबा इतिहास रहा है। आज जब हम अपने जीवन में वैश्विक आपसी संपर्कों के बारे में सोचते हैं तो हमें उन युगों के बारे में भी जानना चाहिए जिनसे गुजरते हुए हमारी ये दुनिया ऐसी बनी है। इतिहास के हर दौर में मानव समाज एक दूसरे से ज़्यादा नज़दीक आते गए हैं। प्राचीन काल से ही यात्री, व्यापारी, पुजारी और तीर्थयात्री ज्ञान, अवसरों और आध्यात्मिक शांति के लिए या उत्पीड़न यातनापूर्ण जीवन से बचने के लिए दूर दूर की यात्रा पर जाते रहे हैं। अपनी यात्राओं में ये लोग तरह तरह की चीज़ें, पैसा, मूल्य, मान्यताएं, हुनर, विचार, आविष्कार और यहाँ तक कि कीटाणु और बीमारियां भी साथ लेकर चलते रहे हैं। 3000 ईसा पूर्व में समुद्री तटों पर होने वाले व्यापार के माध्यम से सिंधु घाटी की सभ्यता उस इलाके से भी जुड़ी हुई थी जिसे आज हम पश्चिमी एशिया के नाम से जानते हैं। 1000 साल से भी ज़्यादा जो है समय से मालदीव के समुद्र में पाई जाने वाली कौड़ियाँ, जिन्हें पैसे या मुद्रा के रूप में इस्तेमाल किया जाता था, चीन और पूर्वी अफ्रीका तक पहुँचती रही है। बीमारी फैलाने वाले कीटाणुओं का दूर दूर तक पहुँचने का इतिहास भी 7वीं सदी तक ढूंढा जा सकता है। 13वीं सदी के बाद तो इनके प्रसार को निश्चय ही साफ देखा जा सकता है। ये दृश्य देख सकते हैं, एक स्मृति शिला पर पानी के एक जहाज का चित्र और ये गोवा संग्रहालय 10वीं शताब्दी जो गोवा संग्रहालय है उसमें इसको रखा गया है। पश्चिमी तट के क्षेत्र में पाई गई 9वीं सदी के बाद के स्मृति शिलाओं पर जलपोतों की तस्वीर से उस काल में समुद्री व्यापार के महत्व का पता चलता है। बहुत ही ये इम्पॉर्टेंट अब हम पॉइंट देखने जा रहे हैं, वो है रेशम मार्ग। रेशम मार्ग यानी कि सिल्क रूट से जुड़ती दुनिया। आधुनिक काल से पहले के युग में दुनिया के दूर दूर स्थित भागों के बीच व्यापारिक और सांस्कृतिक संपर्कों का सबसे जीवंत उदाहरण सिल्क मार्गों के रूप में दिखाई देता है। सिल्क मार्ग नाम से पता चलता है कि इस मार्ग से पश्चिम को भेजे जाने वाले चीनी रेशम मतलब सिल्क का कितना महत्व था। इतिहासकारों ने बहुत सारे सिल्क मार्गों के बारे में बताया। जमीन या समुद्र से होकर गुजरने वाले ये रास्ते न केवल एशिया के विशाल क्षेत्रों को एक दूसरे से जोड़ने का काम करते थे, बल्कि एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से भी जोड़ते थे। ऐसे मार्ग ईसा पूर्व के समय में ही सामने आ चुके थे और लगभग 15वीं शताब्दी तक अस्तित्व में थे। इसी रास्ते से चीनी पॉटरी जाती थी और इसी रास्ते से भारत व दक्षिण पूर्वी एशिया के कपड़े व मसाले दुनिया के दूसरे भागों में पहुंचते थे। वापसी में सोने चांदी जैसी कीमती वस्तुएं यूरोप से एशिया पहुंचती थी।
यह चित्र देख सकते हैं जिसमें चीन की एक गुफा पेंटिंग में दर्शाया गया सिल्क मार्ग है और 8वीं सदी गुफा 217 मोगाओ ग्राटोज गंसू चीन का यह जो है गुफा में दिखाया गया। आगे है कि व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ चलती थी। शुरुआती काल के ईसाई मिशनरी निश्चय ही इस मार्ग से एशिया और यहाँ पर है कि कुछ सदी बाद मुस्लिम धर्मोपदेशक भी इसी रास्ते से दुनिया में फैले। इससे भी बहुत पहले पूर्वी भारत में उपजा बौद्ध धर्म सिल्क मार्ग की विविध शाखाओं से ही कई दिशाओं में फैल चुका था। अगला पॉइंट है कि भारत की यात्रा स्पेगहेटी और आलू आलू यहाँ पर देखेंगे तो हमारे खाद्य पदार्थ जो है दूर देशों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान के कई उदाहरण पेश करते हैं। जब भी व्यापारी और मुसाफिर किसी नए देश में जाते थे, जाने अनजाने वहाँ नई फसलों के बीज बो आते थे। संभव है कि दुनिया के विभिन्न भागों में मिलने वाले झटपट तैयार होने वाले मतलब रेडी खाद्य पदार्थ के भी साझा स्रोत रहे हो। आइए स्पेगहेटी जो और नूडल्स का भी उदाहरण लें। माना जाता है कि नूडल्स चीन से पश्चिम में पहुंचने और वहां उन्हीं में स्पेगहेटी का जन्म हुआ। या संभव है कि पास्ता अरब यात्रियों के साथ 5वीं सदी में सिसिली पहुंचा, जो अब इटली का ही एक टापू है। ये पॉइंट याद रखेंगे। इसी तरह के आहार भारत और जापान में भी आए हैं। इसलिए हो सकता है कि हम कभी यह जान सकें कि उनका जन्म कैसे हुआ होगा। फिर भी इन अनुमानों के आधार पर इतना ज़रूर कहा जा सकता है कि आधुनिक काल के पहले भी दूर देशों के बीच सांस्कृतिक लेन-देन चल रहा होगा। ठीक है? यह चित्र आप देख रहे हैं, यह वेनिस एवं पूर्वी विश्व से आए व्यापारी चीज़ों की अदला-बदली करते हुए मार्को पोलो बुक ऑफ मार्वल्स 15वीं सदी की ये तस्वीर जो लेन-देन हो रहे हैं उसके दिखाए गए हैं। आगे है कि आलू, सोया, मूंगफली, मक्का, टमाटर, मिर्च, शकरकंद और ऐसे ही बहुत सारे दूसरे खाद्य पदार्थ लगभग 500 साल पहले हमारे पूर्वजों के पास पहुँचे थे। ये खाद्य पदार्थ यूरोप और एशिया में तब पहुँचे जब क्रिस्टोफर कोलंबस गलती से उन अज्ञात महाद्वीपों में पहुँच गया जिन्हें बाद में अमेरिका के नाम से जाना जाने लगा। यहाँ अमेरिका का मतलब उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और कैरिबियन महाद्वीप सभी हैं। ये पूछा गया क्वेश्चन है। आगे है कि दरअसल हमारे बहुत सारे खाद्य पदार्थ अमेरिका के मूल निवासियों यानी अमेरिकन इंडियनों से हमारे पास आए हैं। ठीक है? आगे है कि कई बार नई फसलों के आने से जीवन में ज़मीन आसमान का फ़र्क आ जाता है। साधारण से आलू का इस्तेमाल शुरू करने का यूरोप के गरीबों की ज़िंदगी आमूल रूप से बदल गई थी। उनका भोजन बेहतर हो गया और उसकी औसत उम्र बढ़ने लगी। आयरलैंड के गरीब काश्तकार तो आलू पर इस हद तक निर्भर हो चुके थे कि 1840 के दशक के मध्य में किसी बीमारी के कारण आलू की फसल खराब हो गई तो लाखों लोग भूखमरी के कारण मौत के मुंह में चले गए। अब यहाँ पर आपको एक तस्वीर दिखाई जा रही है जो कि आयरलैंड में आलू अकाल और इल स्टैंड जो है लंदन न्यूज़ 1849 का यह दिखाया गया है। देखिए फसल कट जाने के बाद बचे खुचे आलूओं की उम्मीद में खेत की मिट्टी खोदते बच्चे आजकल भी आपको ऐसे जो है परिदृश्य देखने को मिलते हैं। 1845 से 1849 के बीच पड़े भयानक आयरिश आलू अकाल के दौरान आयरलैंड के लगभग 10 लाख लोग भूखमरी के कारण मारे गए थे और इससे दोगुना जो है लोग काम की तलाश में घर-बार छोड़कर दूसरे इलाके में चले गए थे। अब हम आगे बढ़ेंगे जो होगा अगला पॉइंट विजय, बीमारी और व्यापार।
देखिए लिखा गया है कि 16वीं सदी में जब यूरोपीय जहाजियों ने एशिया तब का समुद्री रास्ता ढूंढ लिया और वे पश्चिमी सागर को पार करते हुए अमेरिका तक जा पहुंचे, तो पूर्व आधुनिक विश्व बहुत छोटा सा दिखाई देने लगा। इससे पहले कई सदियों में हिंद महासागर के पानी में फलता फूलता व्यापार, तरह तरह के सामान, लोग, ज्ञान और परंपराएं एक जगह से दूसरी जगह आ जा रही थी। भारतीय उपमहाद्वीप इन प्रवाहों के रास्ते में एक अहम बिंदु था। पूरे नेटवर्क में इस इलाके का भारी महत्व था। यूरोपियों के दाखिले से यह आवाजाही और बढ़ने लगी और इन प्रवाहों की दिशा यूरोप की तरफ भी मोड़ने लगी। अपनी खोज से पहले लाखों साल से अमेरिका का दुनिया से कोई संपर्क नहीं था, लेकिन 16वीं सदी से उनकी विशाल भूमि और बेहिसाब फसलें व खनिज पदार्थ हर दिशा में जीवन का रूप रंग बदलने लगे। आगे है कि आज के पेरू और मेक्सिको में मौजूद खानों से निकलने वाली कीमती धातुएं, खासतौर से चांदी, ने भी यूरोप की संपदा को बढ़ाया और पश्चिमी एशिया के साथ होने वाले उनके व्यापार को गति प्रदान की। 17वीं सदी के आते आते पूरे यूरोप में दक्षिणी अमेरिका को जो है कि धन संपदा के बारे में तरह तरह के किस्से बनने लगे थे। इन्हीं किंवदंतियों की बदौलत वहाँ के लोग एल डोरांडो को सोने का शहर मानने लगे और उसकी खोज में बहुत सारे खोजी अभियान शुरू किए गए। देखिए आगे है कि 16वीं सदी के मध्य तक आते आते पुर्तगाली और स्पेनिश सेनाओं की विजय का सिलसिला शुरू हो चुका था। उन्होंने अमेरिका को उपनिवेश बनाना शुरू कर दिया था। यूरोपीय सेना केवल अपनी सैनिक ताकत के दम पर इन्हीं जो है नहीं जीतती थी। स्पेनिश विजेताओं के सबसे शक्तिशाली हथियारों में परंपरागत किस्म का सैनिक हथियार तो कोई था ही नहीं। यह हथियार तो चेचक जैसे कीटाणु थे जो स्पेनिश सैनिकों और अफसरों के साथ वहां जा पहुंचे थे। लाखों साल से दुनिया से अलग थलग रहने के कारण अमेरिका के लोगों के शरीर में यूरोप से आने वाली इन बीमारियों से बचने की रोग प्रतिरोधी क्षमता नहीं रही। यहाँ पर एक शब्द है जैविक या युद्ध। देखिए न्यू इंग्लैंड स्थित मैसाचुसेट्स व वे कॉलोनी के पहले गवर्नर जॉन विनथॉप ने मई 1634 में लिखा कि छोटी चेचक उपनिवेशकारों के लिए ईश्वर का वरदान है। देसी जनता छोटी चेचक के कारण लगभग पूरी खत्म हो चुकी थी। इस तरह परमेश्वर ने हमारी मिल्कियत पर हमें मालिकाना दे दिया। ये अल्फ्रेड क्रॉब्सी इकोलॉजिकल इंपीरियलिज्म से लिया गया है। आगे हम चलेंगे। अगला है कि इसके बाद जो पॉइंट है कि फलस्वरूप इस नए स्थान पर चेचक बहुत मारक साबित हुई। एक बार संक्रमण शुरू होने के बाद तो यह बीमारी पूरे महाद्वीप में फैल गई। जहां यूरोपीय लोग नहीं पहुंचे थे, वहां के लोग भी इसके चपेट में आने लगे। इसने पूरे समुदायों को खत्म कर डाला। इस तरह घुसपैठियों की जीत का रास्ता आसान होता चला गया। एक जो है शब्द है, नया शब्द असंतुष्ट। हम इस शब्द की बात कर रहे हैं। पहले हम असंतुष्ट की बात अगर यहाँ पर देखें, जो स्थापित विश्वासों और तरीकों को नहीं मानता वो असंतुष्ट है। देखिए आगे है कि बंदूकों को तो खरीद कर या छीन कर हमला बलों के खिलाफ भी इस्तेमाल किया जा सकता था, पर चेचक जैसी बीमारियों के मामले में तो ऐसा नहीं किया जा सकता था, क्योंकि हमला बलों के पास उससे बचाव का तरीका भी था और उसके शरीर में रोग प्रतिरोधी क्षमता भी विकसित हो चुकी थी।
19वीं सदी तक यूरोप में गरीबी और भूख का भी साम्राज्य मतलब भूख और गरीबी का ही साम्राज्य था। शहरों में बेहिसाब भीड़ थी और बीमारियों का बोलबाला था। धार्मिक टकराव आम थे। धार्मिक असंतुष्टों को कड़ा दंड दिया जाता था। इस वजह से हजारों लोग यूरोप से भागकर अमेरिका जाने लगे। 18वीं सदी तक अमेरिका में अफ्रीका से पकड़कर लाए गए गुलामों को काम में झोंक कर यूरोपीय बाजारों के लिए कपास और चीनी का उत्पादन किया जाने लगा था। अगर है कि 18वीं शताब्दी का काफ़ी समय बीत जाने के बाद भी चीन और भारत को दुनिया के सबसे धनी देशों में गिना जाता था। एशियाई व्यापार में भी उन्हीं का दबदबा था, लेकिन विशेषज्ञों का मानना था कि 15वीं सदी से चीन ने दूसरे देशों के साथ अपने संबंध कम करना शुरू किए और वह दुनिया से अलग-थलग पड़ने लगा। चीन की घटती भूमिका और अमेरिका के बढ़ते महत्व के चलते विश्व व्यापार का केंद्र पश्चिमी की ओर खिसकने लगा। अब यूरोप ही विश्व व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र बन गया। एक तस्वीर यहाँ पर है कि गुलामों की खरीद फरोख्त जो हो रहा है वह न्यू ऑरलियंस इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज 1851। यहाँ पर देख सकते हैं कि एक जो है खरीदार नीलामी के लिए कतार में खड़े गुलामों को गौर से देख रहा है और इस चित्र में 4 औरतें और लंबी टोपियां पहने 7 पुरुषों के साथ 2 बच्चे भी बिकने के लिए खड़े हैं। अच्छी कीमत पाने के लिए गुलामों को अक्सर बढ़िया कपड़े पहना कर बाजार में लाया जाता था। ठीक है, ये तस्वीर आप देख रहे हैं। अब आगे, अब दूसरा पॉइंट इसमें आएगा 19वीं शताब्दी, जो कि 1815 से लेकर 1914 तक का काल है। 19वीं शताब्दी, देखिए इसमें लिखा गया है कि 19वीं सदी में दुनिया तेजी से बदलने लगी। आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और तकनीकी कारकों ने पूरे के पूरे समाजों की काया पलट कर रख दी, या आप कह सकते हैं काया पलट कर दी, और विदेश संबंधों को नए ढर्रे में ढाल दिया। अगर यह अर्थशास्त्रियों ने अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय में 3 तरह की गतियों या प्रवाहों का उल्लेख किया है। इनमें पहला जो गति है प्रवाह है पहला प्रवाह है व्यापार का होता था। पहला प्रवाह व्यापार का, जो 19वीं सदी के मुख्य रूप से वस्तुओं जैसे कि कपड़ा हो गया, गेहूँ हो गया के व्यापार तक ही सीमित था। ये 19वीं सदी तक जो था वो सिर्फ गेहूँ और कपड़ा तक ही सीमित था व्यापार। दूसरा था श्रम का प्रवाह होना। दूसरा का आप याद रखेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट, श्रम जो होता था इसमें लोग काम या रोजगार की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं आते हैं, ऐसे चलता है। और तीसरा प्रवाह था पूंजी का होना। पूंजी का होता था जिसे अल्प या दीर्घ अवधि के लिए दूर दराज के इलाकों में निवेश कर दिया जाता है। ये तीनों प्रवाह व्यापार, पूंजी और श्रम 3 ही ऐसे होते हैं जो आपको ऊपर जहाँ चाहिएगा वहाँ तक ले जा सकता है। आगे है कि ये तीनों तरह के प्रवाह एक दूसरे से जुड़े थे, जो लोगों के जीवन को प्रभावित करते थे। कभी-कभी इन कारकों के बीच मौजूद संबंध टूट भी जाते थे। उदाहरण के लिए, वस्तुओं या पूंजी की आवाजाही के मुकाबले श्रमिकों की आवाजाही पर प्रायः ज़्यादा शर्तें और बंदिशें लगाई जाती थीं। फिर भी यदि हम इन तीनों प्रवाहों का एक साथ अध्ययन करें तो 19वीं सदी की विश्व अर्थव्यवस्था को ज़्यादा अच्छी तरह समझ सकते हैं। आगे चलेंगे, आगे है कि विश्व अर्थव्यवस्था का उदय। देखिए, इस विश्व को समझने के लिए सबसे पहले औद्योगिक यूरोप में खाद्य उत्पादन और उपभोग के बदलते रुझानों पर विचार करें तो बेहतर होगा। सामान्य रूप
रूप से सभी देश भोजन के मामले में आत्मनिर्भर होने का प्रयास करते रहे हैं, लेकिन 19वीं सदी के ब्रिटेन की बात अलग थी। अगर उस समय ब्रिटेन खाद्य आत्मनिर्भरता के रास्ते पर चलता तो वहाँ के लोगों का जीवन स्तर गिर जाता और सामाजिक तनाव फैलता। आइए देखें कि इस आशंका के पीछे क्या कारण थे। 18वीं सदा शत आध 18वीं सदी है शताब्दी 18वीं सदी के आखिरी दशकों यहाँ पर 18वीं सदी के आखिरी दशकों में ब्रिटेन की आबादी तेज़ी से बढ़ने लगी। नतीजा देश में भोजन की मांग भी बढ़ी। जैसे-जैसे शहर फैले और उद्योग बढ़ने लगे, कृषि उत्पादों की मांग भी बढ़ने लगे। कृषि उत्पाद महँगे होने लगे। दूसरी तरफ बड़े भूस्वामियों के दबाव में सरकार ने मक्का के आयात पर भी पाबंदी लगा दी थी। जिन कानूनों के सहारे सरकार ने यह पाबंदी लागू की थी, उन्हें कॉर्न लॉ कहा जाता था। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट। आगे कि खाद्य पदार्थों की ऊँची कीमतों से परेशान उद्योगपतियों और शहरी बंदिशों ने सरकार को मजबूर कर दिया कि वह कॉर्न लॉ को फ़ौरन समाप्त कर दे। कॉर्न लॉ के निरस्त हो जाने के बाद बहुत कम कीमत पर खाद्य पदार्थों का आयात किया जाने लगा। आयातित खाद्य पदार्थों की लागत ब्रिटेन में पैदा होने वाले खाद्य पदार्थों से भी कम थी। फलस्वरूप ब्रिटिश किसानों की हालत बिगड़ने लगी क्योंकि वे आयातित माल की कीमत का मुकाबला नहीं कर सकते थे। विशाल भूभागों पर खेती बंद हो गई, हजारों लोग बेरोजगार हो गए। गाँव से उजड़कर वे या तो शहरों या दूसरे देशों में जाने लगे। अगर कि जब खाद्य पदार्थों की कीमतों में गिरावट आई तो ब्रिटेन में उपभोग का स्तर बढ़ गया। 19वीं सदी के मध्य से ब्रिटेन की औद्योगिक प्रगति काफ़ी तेज रही, जिससे लोगों की आय में वृद्धि हुई। इससे लोगों की ज़रूरतें बढ़ी, खाद्य पदार्थों का और भी ज़्यादा मात्रा आयात होने लगा। पूर्वी यूरोप, रूस, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया दुनिया के हर हिस्से में ब्रिटेन का पेट भरने के लिए ज़मीनों को साफ करके खेती की जाने लगी। खेती के लिए ज़मीन को साफ कर देना ही काफ़ी नहीं था। खेतिहर इलाकों को बंदरगाहों से जोड़ने के लिए रेलवे की भी ज़रूरत थी। ज़्यादा तादाद में माल ढुलाई के लिए नई गोदियाँ बनाना और पुरानी गोदियों को फैलाना ज़रूरी था। नई ज़मीनों पर खेती करने के लिए यह आवश्यक था कि दूसरे इलाकों के लोग वहां आकर बसे, यानी नए घर बनाना और नई बस्तियां बसाना भी ज़रूरी था। इन सारे कामों के लिए पूंजी और श्रम की ज़रूरत थी। इसके लिए लंदन जैसे वित्तीय केंद्रों से पूंजी आने लगी। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे जिन स्थानों पर मजदूरों की कमी थी, वहां लोगों को ले जाकर बसाया जाने लगा, यानी श्रम का प्रवाह होने लगा। अगर कि 19वीं सदी में यूरोप के लगभग 5 करोड़ लोग अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में जाकर बस गए। माना जाता है कि पूरी दुनिया में लगभग 15 करोड़ लोग बेहतर भविष्य की चाह में अपने घर-बार छोड़कर दूर-दूर के देशों में जाकर काम करने लगे थे। यह एक तस्वीर अमेरिका को रवाना होते अप्रवासियों से लदे जहाज जो दिखाया गया है। रीडरे 1869 एमडब्ल्यू में ये चित्र देख सकते हैं। एक चित्र और है जो कि जहाज पर चढ़ने का इंतज़ार करते आयरिश अप्रवासियों का चित्र। माइकल फिट्ज़जेराल्ड के द्वारा यह 1874 में बनाया गया। आगे देखेंगे इसमें कि 1890 तक एक वैश्विक कृषि अर्थव्यवस्था सामने आ चुकी थी।
इस घटनाक्रम के साथ ही श्रम विस्थापन, रुझानों, पूंजी प्रवाह, पारिस्थितिकी और तकनीक में गहरे बदलाव आ चुके थे। अब भोजन किसी आसपास के गांव या कस्बे से नहीं बल्कि हजारों मील दूर से आने लगा था। अब अपने खेतों पर खुद काम करने वाले किसान ही खाद्य पदार्थ पैदा नहीं कर रहे थे। अब यह काम ऐसे औद्योगिक मजदूर करने लगे थे जो संभवतः हाल ही में वहाँ आए थे और वे जो है और ऐसे खेतों में काम कर रहे थे जहाँ महज एक पीढ़ी संभवतः ठेठ जंगल रहे होंगे। खाद्य पदार्थों को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने के लिए रेलवे का इस्तेमाल किया जाता था। रेल का नेटवर्क इसी काम के लिए बिछाया गया था। पानी के जहाज़ों से दूसरे देशों में पहुँचाया जाता था। इस जहाज़ों पर दक्षिणी यूरोप, एशिया, अफ्रीका और कैरिबियाई द्वीप समूह के मज़दूरों से बहुत कम वेतन पर काम करवाया जाता था। अब देखेंगे यहाँ पर लिखा गया है कि बहुत छोटे पैमाने पर ही सही लेकिन इसी तरह के नाटकीय बदलाव हम अपने यहाँ पंजाब में भी देख सकते हैं। यहाँ ब्रिटिश भारतीय सरकार ने अर्ध रेगिस्तानी ज़मीनों को उपजाऊ बनाने के लिए नहरों का जाल बिछा दिया ताकि निर्यात के लिए गेहूँ और कपास की खेती की जा सके। नई नहरों की सिंचाई वाले इलाकों में पंजाब के अन्य स्थानों के लोगों को लाकर बसाया गया। उनकी बस्तियों को किनार कॉलोनी मतलब नहर बस्ती कहा जाता था। आगे है कि भोजन तो सिर्फ एक उदाहरण मात्र है। कुछ ऐसी ही कहानी कपास की भी रही जिसकी दुनिया भर में बड़े पैमाने पर खेती की जाने लगी थी ताकि ब्रिटिश कपड़ा मिलों की मांग को पूरा किया जा सके। रबर की कहानी भी इससे अलग नहीं है। विभिन्न चीज़ों के उत्पादन में विभिन्न इलाकों ने इतनी महारत हासिल कर ली थी कि 1820 से 1914 के बीच विश्व व्यापार में 25 से 40 गुना वृद्धि हो चुकी थी। इस व्यापार में लगभग 60% हिस्सा प्राथमिक उत्पादों यानी गेहूं और कपास जैसे कृषि उत्पादों तथा कोयलों जैसे खनिज पदार्थ का था। अगला पॉइंट है तकनीक की भूमिका क्या होती है इसमें। तो इस घटनाक्रम में तकनीक की क्या भूमिका रही, रेलवे, भाप के जहाज, टेलीग्राफ, ये सब तकनीकी बदलाव बहुत महत्वपूर्ण रहे। इसके अलावा उनके बिना 19वीं सदी में आए परिवर्तनों की कल्पना नहीं की जा सकती थी। तकनीक प्रगति अक्सर चौतरफा सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक कारकों का परिणाम भी होती है। उदाहरण के लिए औपनिवेशिकीकरण के कारण यातायात और परिवहन साधनों में भारी सुधार किए गए। तेज चलने वाली रेलगाड़ियां बनी, बोगियों का भार कम किया गया, जलपोतों का आकार बढ़ा जिससे किसी भी उत्पाद को खेतों से दूर-दराज बाजारों में कम लागत पर और ज़्यादा आसानी से पहुंचाया जा सके। ये एक तस्वीर है जिसमें दिया गया है कि द स्मिथफील्ड जो है क्लब पशु बाजार 1851 इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज। देखिए इसमें लिखा गया है कि मेलों में किसान अपने पालतू जानवर लाते थे जिनकी वहाँ खरीद फरोख्त की जाती थी। स्मिथफील्ड में लंदन का सबसे पुराना पशु बाजार था। 19वीं सदी के मध्य में स्मिथफील्ड के पास एक विशाल मुर्गी एवं मांस बाजार खोला गया था जहाँ से देश के सभी बड़े मांस आपूर्ति केंद्रों को रेलवे लाइनें जाती थी। ये आप देख सकते हैं तस्वीर। आगे है कि देखिए मांस उत्पादों के व्यापार से इस प्रक्रिया का अच्छा अंदाज़ा मिलता है। 1870 के दशक तक अमेरिका से यूरोप को मांस का निर्यात नहीं किया जाता था। उस समय केवल जिंदा जानवर ही बेचे जाते थे जिन्हें यूरोप ले जाकर ही काटा जाता था। लेकिन जिंदा जानवर बहुत ज़्यादा जगह घेरते थे, बहुत सारे तो लंबे सफ़र में मर जाते थे या बीमार पड़ जाते थे। बहुतों का वजन गिर जाता था या वे खाने के लायक नहीं रह जाते थे। इसी वजह से मांस खाना एक महंगा सौदा था और यूरोप के गरीबों के बीच से बाहर था।
पहुँच से यहाँ गरीबों की पहुँच से बाहर था। दूसरी तरफ ऊँची कीमतों के कारण मांस उत्पादों की मांग और उत्पादन जो है भी कम रहता था। नई तकनीक के आने पर यह स्थिति बदल गई। पानी के जहाज़ों में रेफ्रिजरेशन की तकनीक, जो आप फ्रीज़ कहते हैं जिसको, तकनीक स्थापित कर दी गई, जिससे जल्दी खराब होने वाली चीज़ों को भी लंबी यात्रा पर लाया जा सकता था। आगे है कि इसके बाद जो जानवरों को यात्रा से पहले ही मारा जाने लगा। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड सब जगह से जानवरों की बजाय उनका मांस ही यूरोप भेजा जाने लगा। इससे न केवल समुद्री यात्रा में आने वाला खर्च कम हो गया, बल्कि यूरोप में मांस के दाम भी गिर गए। यूरोप के गरीबों को ज़्यादा विविधतापूर्ण खुराक मिलने लगी, और पहले उनके पास सिर्फ आलू और ब्रेड होते थे। अब पूरे बहुत सारे लोगों को भोजन में मांसाहार और मक्खन व अंडे भी शामिल हो गए। जीवन स्थिति सुधरी तो देश में शांति स्थापित होने लगी, और दूसरे देशों में साम्राज्यवादी मंसूबों को समर्थन मिलने लगा। ये देख सकते हैं, मांस को अलेक्सांद्रा जलपोतों पर लादा जा रहा है। ये इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज़ 1878। मांस का निर्यात तभी संभव हो पाया जब जहाज़ों को ठंडा रखने की व्यवस्था कर दी गई। आगे हम देखेंगे, अगला पॉइंट इसमें है कि 19वीं सदी के आखिर में उपनिवेशवाद। देखिए, लिखा गया कि 19वीं शताब्दी के आखिरी दशकों में व्यापार बढ़ा और बाजार तेजी से फैलने लगे। यह केवल फैलते व्यापार और संपन्नता का ही दौर नहीं था। हमें इस प्रक्रिया के स्याह पक्ष को भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। व्यापार में इजाफे और विश्व अर्थव्यवस्था के साथ निकटता का एक परिणाम यह हुआ कि दुनिया के बहुत सारे भागों में स्वतंत्रता और आजीविका के साधन छिनने लगे। 19वीं सदी के आखिरी दशकों में यूरोपियों की विजयों से बहुत सारे कष्टदायक आर्थिक, सामाजिक और पारिस्थितिकीय परिवर्तन आए, और औपनिवेशिक समाजों को विश्व अर्थव्यवस्था में समाहित कर लिया गया। अगर है कि ज़रा अफ्रीका के मानचित्र यहाँ पर हम देखेंगे, तो आप पाएंगे कि वहाँ के कुछ देशों की सीमाएं तो बिल्कुल सीधी लकीर जैसी है, मानो उन्हें फुट्टा मतलब स्केल रखकर खींचा गया हो। दुर्भाग्यवश यही हुआ भी था। अफ्रीका पर कब्जे की कोशिश में लगी प्रतिद्वंदी यूरोपीय ताकतों ने अपने अपने इलाके बांटने के लिए प्रायः इसी तरीके का सहारा लिया था। 1885 में यूरोप के ताकतवर देशों की बर्लिन में एक बैठक हुई, जिसमें अफ्रीका के नक्शे पर इसी तरह लकीरें खींचकर उसको आपस में बांट लिया गया था। अगला है यहाँ पर कि 19वीं सदी के आखिर में ब्रिटेन और फ्रांस ने अपने शासन वाले विदेशी क्षेत्रफल में भारी वृद्धि कर ली थी। बेल्जियम और जर्मनी नई औपनिवेशिक ताकतों के रूप में सामने आए। पहले स्पेन के कब्जे में रह चुके कुछ उपनिवेशों पर कब्जा करके 1890 के दशक के आखिरी वर्षों में संयुक्त राज्य अमेरिका भी औपनिवेशिक ताकत बन गया। आइए देखिए, उपनिवेशवाद और औपनिवेशिक समाजों की अर्थव्यवस्था और रोजी रोटी के साधनों पर क्या असर पड़ा। ये देख सकते हैं, यह 19वीं सदी के आखिर में औपनिवेशिक अफ्रीका का मानचित्र है। यहाँ पर जिसका जिसका शासन था, जैसे ये यहाँ पर औपनिवेशिक अफ्रीका का मानचित्र ये जो दिख रहा है, ये आपको फ्रेंच का यहाँ पर शासक, मोरक्को, अल्जीरिया, भूमध्य अफ्रीका, यहाँ पर फ्रेंच का शासक था। ये ब्राज़ील का रियो डी आरो है, यहाँ पर रियो डी आरो है, ठीक है। और यहाँ पर मिस्र है, और इथियोपिया, बहुत सारे ब्रिटिश, पूर्वी अफ्रीका, जर्मन, यहाँ पर उत्तरी रोडेशिया, बहुत सारे यहाँ पर जो अफ्रीकी गणराज्य जो आपको दिखाई दे रहे हैं। और जो यहाँ पर पुर्तगाल से लेकर ब्रिटिश हो गया, स्पेनिश हो गया, इतालवी हो गया, जर्मन हो गया, फ्रेंच हो गया, बेल्जियम, ये सभी के सभी यहाँ पर शासन करते थे, ठीक है।
आगे हम चलेंगे, इसमें बॉक्स 2 में लिखा गया है कि मध्य अफ्रीका में सर हेनरी मॉर्टन स्टेन यहाँ पर देखेंगे स्टेनरी नली है, और ये जो आपको दिख रहा है यह है मध्य अफ्रीका में सर हेनरी मॉर्टन स्टेनली और उनकी टोली इल स्ट्रेंड लंदन न्यूज 1871 का तस्वीर है। देखिए, इसमें लिखा गया है कि स्टेनली एक पत्रकार और खोजी थे। न्यूयॉर्क हेराल्ड ने उन्हें कई साल पहले अफ्रीका गए लिविंगस्टन नामक मिशनरी की खोज करने के लिए भेजा था। उस जमाने के अन्य यूरोपीय और अमेरिकी अन्वेषकों की भांति स्टेनली भी हथियारों से लैस होकर गए थे। उन्होंने वहां जाकर स्थानीय शिकारियों, योद्धाओं और मजदूरों को इकट्ठा किया, स्थानीय कबीलों के साथ लड़ाइयाँ लड़ी, अफ्रीकी भूदृश्य की पड़ताल की और विभिन्न इलाकों के नक्शे बनाए। बाद में इन खोजों और अन्वेषणों से अफ्रीका को जीतने में मदद मिली। ऐसे भौगोलिक अन्वेषण केवल वैज्ञानिक जानकारियाँ इकट्ठा करने की सामान्य इच्छा से प्रेरित नहीं होते थे, उनका साम्राज्यवादी योजनाओं से सीधा संबंध होता था। देखिए, अगला पॉइंट है इसमें आपका रिंडरपेस्ट या मवेशी प्लेग। 1890 अफ्रीका में 1890 से 90 के दशक में रिंडरपेस्ट नामक बीमारी बहुत तेज़ी से फैल गई। मवेशियों में प्लेग की तरह फैलने वाली इस बीमारी से लोगों की आजीविका और स्थानीय अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़ा, और यह जो है इस बात का अच्छा उदाहरण है कि औपनिवेशिक समाजों या यूरोपीय साम्राज्यवादी ताकतों के प्रभाव से बड़े पैमाने पर क्या असर पड़े। इस उदाहरण से पता चलता है कि हमलों और विजयों के इस युग में दुर्घटनावश फैल गई मवेशियों की बीमारी ने भी हजारों लोगों का जीवन व भाग बदल कर रख दिया और दुनिया के साथ उनके संबंधों की नई शक्ल में ढाल दिया। प्राचीन काल से ही अफ्रीका में जमीन का भी कभी कोई कमी नहीं रही, जबकि वहाँ की आबादी बहुत कम थी। सदियों तक अफ्रीकियों की जिंदगी व कामकाज जमीन और पालतू पशुओं के सहारे ही चलता रहा। वहाँ पैसे या वेतन पर काम करने की चलन नहीं था। 19वीं सदी के आखिर में अफ्रीका में ऐसे उपभोक्ता सामान बहुत कम थे जिन्हें वेतन के पैसे से खरीदा जा सकता था। अगर आप अफ्रीका के किसान होते तो आपके पास जमीन और पालतू पशु होते जिनकी वहाँ कोई कमी नहीं थी, तो शायद आपको भी यह बात समझ में नहीं आती कि वे जो है कि वेतन के लिए काम करने की क्या ज़रूरत है। ये एक तस्वीर जो ट्रांसवाल स्वर्ण खानों तक आवागमन द ग्राफिक 1887 का है। देखिए, वेल्ज नदी को पार करना ट्रांसवाल की सोना खदानों तक पहुंचने का सबसे छोटा और आसान रास्ता था। विट्सवाटरसरैंड में सोने की खोज के बाद तो बीमारियों और मौत की आशंका व रास्तों की कठिनाइयों के बावजूद यूरोप के लोग उस इलाके की ओर दौड़ पड़े थे। 1890 के दशक तक आते-आते दुनिया भर के सोना उत्पादन में अफ्रीका का हिस्सा 20% से भी ऊपर जा चुका था। आगे है कि 19वीं सदी के आखिर में यूरोपीय ताकतें अफ्रीका के विशाल भूक्षेत्र और खनिज भंडारों को देखकर इस महाद्वीप की ओर आकर्षित हुई थी। यूरोपीय लोग अफ्रीका में बागवानी खेती करने और खदानों का दोहन करना चाहते थे ताकि उन्हें वापस यूरोप भेजा जा सके। लेकिन वहाँ एक ऐसी समस्या पेश आई जिसकी उन्हें उम्मीद नहीं थी। वहाँ के लोग तनख्वाह पर काम नहीं करना चाहते थे।
आगे है कि मज़दूरों की भत्ता और उन्हें अपने पास रोके रखने के लिए मालिकों ने बहुत सारे हथकंडे आजमाकर देख लिए, लेकिन बात नहीं बनी। उन पर भारी भरकम कर लाद दिए गए, जिनका भुगतान केवल तभी किया जा सकता था जब करदाता जो है बागानों या खदानों में काम करता हो। काश्तकारों को उनकी ज़मीन से हटाने के लिए उत्तराधिकार कानून भी बदल दिए गए। नए कानून में यह व्यवस्था कर दी गई कि अब परिवार के केवल एक ही सदस्य को पैतृक संपत्ति मिलेगी और इस कानून के ज़रिए परिवार के बाकी जो लोगों को श्रम बाजार में ढकेलने का प्रयास किया जाने लगा और खान कर्मियों को बारों में बंद कर दिया गया। उनके खुले आम घूमने फिरने पर पाबंदी लगा दी गई। तभी वहाँ रिंडरपेस्ट नामक विनाशकारी पशु रोग फैल गया। अफ्रीका में रिंडरपेस्ट नामक नाम की बीमारी सबसे पहले 1880 के दशक के आखिरी सालों में दिखाई दी। उस समय पूर्वी अफ्रीका में एरिट्रिया पर हमला कर रहे इतालवी सैनिकों का पेट भरने के लिए एशियाई देशों से जानवर लाए जाते थे। यह बीमारी ब्रिटिश आधिपत्य वाले एशियाई देशों में आए उन्हीं जानवरों के जरिए यहाँ जो है यहाँ पहुँची थी। और अफ्रीका के पूर्वी हिस्से से महाद्वीप में दाखिल होने वाले यह बीमारी जंगल की आग की तरफ पश्चिमी अफ्रीका की तरफ बढ़ने लगी। 1892 में यह अफ्रीका के अटलांटिक तट तक जा पहुंची। 5 साल बाद यह केप मतलब अफ्रीका का धूल दक्षिणी हिस्सा तक पहुंच गई और रिंडरपेस्ट ने अपने रास्ते में आने वाले 90% मवेशियों को मौत की नींद सुला दिया। आगे है कि पशुओं के खत्म हो जाने से तो अफ्रीकियों की रोजी रोटी के साधन ही खत्म हो गए। अपनी सत्ता को और मजबूत करने तथा अफ्रीकियों को श्रम बाजार में ढकेलने के लिए वहाँ के बागान मालिकों, खान मालिकों और औपनिवेशिक सरकारों ने बचे खुचे पशु भी अपने कब्जे में ले लिए। बचे खुचे पशु संसाधनों पर कब्जे से यूरोपीय उपनिवेशकारों को पूरे अफ्रीका को जीतने व गुलाम बना लेने का बेहतरीन मौका हाथ लग गया था। 19वीं सदी की दुनिया के अन्य भागों पर पश्चिमी आक्रमण और विजय के परिणामों की ऐसी ही और भी कहानियाँ देखी जा सकती है। आगे है भारत में अनुबंधित श्रमिक का जाना। देखिए लिखा गया कि भारत से अनुबंधित मतलब गिरमिटिया श्रमिकों को ले जाना भी 19वीं सदी की दुनिया की विविधता को प्रतिबिंबित करता है। यह तेज आर्थिक वृद्धि के साथ साथ जनता के कष्टों में वृद्धि, कुछ लोगों की आय में वृद्धि और दूसरों के लिए बेहिसाब गरीबी, कुछ हिस्सों में भारी तकनीकी प्रगति और दूसरे क्षेत्रों में उत्पीड़न के नए रूपों की ईजाद की दुनिया थी। आगे है कि 19वीं सदी में भारत और चीन के लाखों मजदूरों को बागानों, खदानों और सड़क व रेलवे निर्माण परियोजनाओं में काम करने के लिए दूर दूर देशों में ले जाया जाता था। भारतीय अनुबंधित श्रमिकों को खास तरह के अनुबंध या एग्रीमेंट के तहत ले जाया जाता था। इन अनुबंधों में यह शर्त होती थी कि यदि मजदूर अपने मालिक के बागानों में 5 साल काम कर लेंगे तो वे स्वदेश लौट सकते हैं। भारत के ज़्यादातर अनुबंधित श्रमिक मौजूदा पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य भारत और तमिलनाडु के सूखे इलाकों से जाते थे। 19वीं सदी के मध्य में इन इलाकों में भारी बदलाव आने लगे थे। कुटीर उद्योग खत्म हो रहे थे। आगे
कि ज़मीन का भाड़ा बढ़ गया था। खानों और बागानों के ज़मीनों को साफ कर किया जा रहा था। इन परिवर्तनों से गरीबों के जीवन पर गहरा असर पड़ा। वे बटाई पर ज़मीन तो ले लेते थे, लेकिन उसका भाड़ा नहीं चुका पाते थे। उन पर कर्जा चढ़ने लगा। काम की तलाश में उन्हें अपने घर-बार छोड़ने पड़े। भारतीय अनुबंधित श्रमिकों को मुख्य रूप से कैरिबियाई द्वीप समूह, मुख्यतः त्रिनिदाद, गुयाना और सूरीनाम, मॉरिशस व फिजी ले जाया जाता था। तमिल अप्रवासी सिलोन और मलाया जाकर काम करते थे। बहुत सारे अनुबंधित श्रमिकों को असम के चाय बागानों में काम करवाने के लिए ले जाया जाता था। ये देख सकते हैं त्रिनिदाद के एक कोको मतलब कि कोको बागान में काम करते भारतीय गिरमिटिया मजदूर 19वीं सदी का ये प्रारंभ में आगे है कि मजदूरों की भर्ती का काम मालिकों के एजेंट किया करते थे। एजेंटों को कमीशन मिलता था। बहुत सारे अप्रवासी अपने गांव में होने वाले उत्पीड़न और गरीबी से बचने के लिए भी इन अनुबंधों को मान लेते थे। एजेंट भी भावी अप्रवासियों को फुसलाने के लिए झूठी जानकारियाँ देते थे। कहा जाना है यात्रा के साधन क्या होंगे, क्या काम करना होगा और नई जगह पर काम व जीवन के हालात कैसे होंगे, इस बारे में उन्हें सही जानकारी नहीं दी जाती थी। बहुत सारे अप्रवासियों को तो यह भी नहीं बताया जाता था कि उन्हें लंबी समुद्री यात्रा पर जाना है। अगर कोई मजदूर अनुबंध के लिए राजी नहीं होता तो एजेंट उसका अपहरण कर लेते थे। ये बात होती थी। आगे है कि 19वीं सदी के इस अनुबंध व्यवस्था को बहुत सारे लोगों ने नई दास प्रथा का भी नाम दिया था। बागानों में या कार्यस्थल पर पहुंचने के बाद मजदूरों को पता चलता था कि वे जैसी उम्मीद कर रहे थे, यहाँ वैसी हालात नहीं है। नई जगह की जीवन एवं कार्य स्थितियाँ कठोर थी और मजदूरों के पास कानूनी अधिकार कहने भर को भी नहीं थे। इसके बावजूद मजदूरों ने भी ज़िंदगी बसर करने के लिए अपने तरीके ढूँढ निकाले। बहुत सारे तो भागकर जंगलों में चले गए। अगर ऐसे मजदूर पकड़े जाते थे तो उन्हें भारी सज़ा दी जाती थी। बहुतों ने अपनी पुरानी और नई संस्कृतियों का सम्मिश्रण करते हुए व्यक्तिगत और सामूहिक अभिव्यक्ति के नए रूप खोज लिए। त्रिनिदाद में मुहर्रम के सालाना जुलूस को एक विशाल उत्सवी मेले का रूप दे दिया गया। इस मेले को होशी मतलब इमाम हुसैन के नाम पर दिया गया। इसमें जो है उसमें सभी धर्मों व नस्लों के मजदूर हिस्सा लेते थे। इसी प्रकार रास्ताफारियानवाद नामक विद्रोही धर्म, जिसे जमैका के रेगे गायक बॉब मार्ले ने ख्याति के शिखर पर पहुंचा दिया, में भी भारतीय अप्रवासियों और कैरिबियाई द्वीप समूह के बीच इन संबंधों की झलक देखी जा सकती है। त्रिनिदाद और गुयाना में मशहूर चटनी म्यूजिक भी भारतीय अप्रवासियों के वहाँ पहुँचने के बाद सामने आई रचनात्मक अभिव्यक्तियों का ही उदाहरण है। सांस्कृतिक समागम के ये स्वरूप एक नई वैश्विक दुनिया के उदय की प्रक्रिया का अंग थे। यह ऐसी प्रक्रिया थी जिसमें अलग-अलग स्थानों की चीज़ें आपस में घुल-मिल जाती थी। उनकी मूल पहचान और विशिष्टताएँ गुम हो जाती थी, जो बिल्कुल नया रूप सामने आता था। ये देख सकते हैं जिसमें नंबर लिखा गया है। शिनाख्त किए गए गिरमिटिया मजदूर के चित्र मालिकों के लिए इन मजदूरों के नाम नहीं बल्कि उनकी संख्या का महत्व होता था। अब है कि ज़्यादातर अनुबंधित श्रमिक जो होते थे, अनुबंध समाप्त हो जाने के बाद भी वापस नहीं लौटे। जो वापस लौटे उनमें से भी अधिकांश केवल कुछ समय यहाँ बिताकर फिर अपने नए ठिकानों पर वापस गए और इस कारण इन देशों में भारतीय मूल के लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा पाई जाती है। क्या आपने नोबेल पुरस्कार विजेता साहित्यकार वी.एस. नायपॉल का नाम सुना है? आप में से
से कुछ लोगों ने वेस्ट इंडीज के क्रिकेट खिलाड़ी शिव नरेन चंद्रपाल और राम नरेश सरवन का भी नाम सुना ही होगा। क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि उनके नाम हम भारतीय जैसे क्यों हैं? इसकी वजह यही है कि वे भारत से गए अनुबंधित मजदूरों के ही वंशज हैं। 20वीं सदी के शुरुआती सालों से ही हमारे देश के राष्ट्रवादी नेता इस प्रथा का विरोध कर रहे थे। उनकी राय में यह बहुत अपमानजनक और क्रूर व्यवस्था थी। इसी दबाव के कारण 1921 में इसे ख़त्म कर दिया गया और लेकिन इसके बाद भी कई दशक तक भारतीय अनुबंधित मजदूरों के वंशज कैरिबियाई द्वीप समूह में बेचैन अल्पसंख्यकों का जीवन व्यतीत कर रहे। वहाँ के लोग उन्हें कुली मानते थे और उनके साथ कुलियों जैसा बर्ताव करते थे। नायपॉल के कुछ प्रारंभिक उपन्यासकारों में विक्षोभ और परायेपन के इस एहसास को खूब देखा जा सकता है। यह एक अनुबंधित श्रमिक गिरमिटिया मजदूर के अनुबंध का यह फॉर्म है। आगे यहाँ पर है कि विदेश में भारतीय उद्यमी। उससे पहले हम स्रोत को पढ़ेंगे जिसमें एक गिरमिटिया मजदूर की आपबीती लिखी गई है। इसमें लिखा गया कि राम नारायण तिवारी भारत से गए गिरमिटिया मजदूर थे जिन्होंने 20वीं सदी की शुरुआत में डेमिरारा में 10 साल काम किया और उनके संस्मरण का एक अंश है। इसमें लिखा गया कि तमाम कोशिशों के बावजूद मैं उन कामों को ठीक से नहीं कर पाया जो मुझे सौंपे गए थे। कुछ ही दिनों के भीतर मेरे हाथ सब जगह से छिल गए और मैं हफ्ते भर तक काम पर नहीं जा पाया, जिसके लिए मुझे सजा दी गई और 14 दिन जेल में काटने पड़े। नए अप्रवासियों को काम बहुत भारी पड़ता था और वे दिन भर में अपना काम पूरा नहीं कर पाते थे। अगर काम संतोषजनक ढंग से पूरा ना हुआ तो तनख्वाह भी काट ली जाती थी। इसीलिए बहुत सारे लोगों को उनका पूरा वेतन नहीं मिल पाता है और उन्हें तरह तरह की सजा दी जाती है। दरअसल मजदूरों को अपने अनुबंध की अवधि भारी मुश्किलों में बितानी पड़ती है। यह लिखी गई वाणिज्य और उद्योग विभाग स्रोत से लिया गया और प्रवासन शाखा 1916। अब हम विदेश और भारतीय उद्यमी के बारे में पढ़ेंगे जिसमें लिखा गया है कि विश्व बाजार के लिए खाद्य पदार्थ व फसलें उगाने के वास्ते पूंजी की आवश्यकता थी। बड़े बागानों के लिए जो बाजार और बैंकों से पैसा लिया जा सकता था, लेकिन छोटे मोटे किसानों का क्या होता? अगर कि यही से देसी साहूकार और महाजन देश में आते हैं। क्या आपने शिकारीपुरी श्रॉफ और नट्टुकोट्टई चेट्टियारों के बारे में सुना है? ये उन बहुत सारे बैंकरों और व्यापारियों में से थे जो मध्य एवं दक्षिण पूर्व एशिया में निर्यातोन्मुखी खेती के लिए कर्जे देते थे। इसके लिए वे या तो अपनी जेब से पैसा लगाते थे या यूरोपीय बैंकों से कर्जे लेते थे। उनके पास दूर दूर तक पैसे पहुंचाने के एक व्यवस्थित पद्धति होती थी। यहाँ तक कि उन्होंने व्यावसायिक संगठनों और क्रियाकलापों के देसी स्वरूप भी विकसित कर लिए थे। आगे है कि अफ्रीका में यूरोपीय उपनिवेशकारों के पीछे पीछे भारतीय व्यापारी और महाजन भी जा पहुँचे। हैदराबादी सिंधी व्यापारी तो यूरोपीय उपनिवेशों से भी आगे जा निकले। 1860 के दशक में उन्होंने दुनिया भर के बंदरगाहों पर अपने बड़े बड़े एम्पोरियम खोल लिए। इन दुकानों में सैलानियों को आकर्षक स्थानीय और विदेशी चीज़ें मिलती थी। यह एक फलता फूलता कारोबार था क्योंकि सुरक्षित और आरामदेह जलपोतों के आ जाने से सैलानियों की संख्या भी दिनों दिन बढ़ने लगी थी। आगे है कि भारतीय व्यापार, उपनिवेशवाद और वैश्विक व्यवस्था।
देखिए, इसमें लिखा गया है कि भारत में पैदा होने वाली महीन कपास या यूरोपीय देशों को निर्यात किया जाता था। औद्योगिकरण के बाद ब्रिटेन में भी कपास का उत्पादन बढ़ने लगा था। इसी कारण वहाँ के उद्योगपतियों ने सरकार पर दबाव डाला कि वह कपास के आयात पर रोक लगाए और स्थानीय उद्योगों की रक्षा करे। फलस्वरूप फलस्वरूप ब्रिटेन में आयातित कपड़ों पर सीमा शुल्क थोप दिए गए। वहाँ महीन महीन भारतीय कपास का आयात कम होने लगा। ये जो देख रहे हैं तस्वीर ईस्ट इंडिया कंपनी हाउस लंदन का है और इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के दुनिया भर में चलने वाले कार्यों का केंद्र यहीं पर होता था। ठीक है था। आगे है कि 19वीं शताब्दी की शुरुआत से ही ब्रिटिश कपड़ा उत्पादक दूसरे देशों में भी अपने कपड़े के लिए नए नए बाजार ढूंढने लगे थे। सीमा शुल्क की व्यवस्था के कारण ब्रिटिश बाजारों से बेदखल हो जाने के बाद भारतीय कपड़ों को दूसरे अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी भारी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा। यदि भारतीय निर्यात के आंकड़ों का अध्ययन करें तो पता चलता है कि सूती कपड़े के निर्यात में लगातार गिरावट का ही रुझान दिखाई देता है। सन 1800 के आसपास निर्यात में सूती कपड़े का प्रतिशत 30 था, जो 1815 में घटकर 15% रह गया। 1870 तक तो यह अनुपात केवल 3% रह गया था। अगर है कि तो फिर भारत के इन चीज़ों का निर्यात किया मतलब क्वेश्चन है। आंकड़ों के माध्यम से फिर एक नाटकीय कहानी सामने आती है। निर्मित वस्तुओं का निर्यात घटता जा रहा था और उतनी ही तेज़ी से कच्चे मालों का निर्यात बढ़ता जा रहा था। 1812 से 1871 के बीच कच्चे कपास का निर्यात 5% से बढ़कर 35% हो गया प्रतिशत तक पहुंच गया था। ये एक चित्र जो देख रहे हैं यह है सूरत और उसके आसपास बहने वाली नदी का दूर से दिखने वाला दृश्य। 17वीं सदी के दौरान और 18वीं सदी की शुरुआती सालों में सूरत पश्चिमी भारत में होने वाले समुद्री व्यापार का मुख्य केंद्र था। अब आगे है कि कपड़ों की रंगाई के लिए इस्तेमाल होने वाले नील का भी कई दशक तक बड़े पैमाने पर निर्यात होता रहा। जैसा कि आपने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि 1820 के दशक से चीन को बड़ी मात्रा में अफीम का निर्यात भी किया जाने लगा और कुछ समय तक तो भारतीय निर्यात में अफीम का हिस्सा ही सबसे ज़्यादा रहा। ब्रिटेन की सरकार भारत में अफीम की खेती करवाती थी और उसे चीन को निर्यात कर देती थी। अफीम के निर्यात से जो पैसा मिलता था उसके बदले चीन से ही चाय और दूसरे पदार्थों का आयात किया जाता था। 19वीं शताब्दी में भारतीय बाजारों में ब्रिटिश औद्योगिक उत्पादों की बाढ़ आ गई थी। भारत से ब्रिटेन और शेष विश्व को भेजे जाने वाले खाद्यान्न व कच्चे मालों के निर्यात में इजाफा हुआ। ब्रिटेन से जो माल भारत भेजा जाता था उसकी कीमत भारत से ब्रिटेन भेजे जाने वाले माल की कीमत से बहुत ज़्यादा होती थी। भारत के साथ ब्रिटेन हमेशा मतलब व्यापार अधिशेष की अवस्था में रहता था। इसका मतलब यह है कि आपसी व्यापार में हमेशा ब्रिटेन को ही फायदा रहता था। ब्रिटेन इस मुनाफे के सहारे दूसरे देशों के साथ होने वाले व्यापारिक घाटों की भरपाई कर लेता था। बहुपक्षीय बंदोबस्त ऐसे ही काम करता है। इसमें एक देश के मुकाबले दूसरे देश को होने वाले घाटे की भरपाई किसी तीसरे देश के साथ व्यापार में मुनाफा कमा कर ली जाती है। ब्रिटेन के घाटे की भरपाई में मदद देते हुए भारत के 19वीं सदी की विश्व अर्थव्यवस्था का रूप तय करने के लिए एक अहम भूमिका अदा की थी। आगे है कि ब्रिटेन के व्यापार से जो अधिशेष हासिल होता था उससे तथाकथित होम चार्जेज मतलब देशी खर्चे का निपटारा होता था। इसके तहत ब्रितानी अफसरों और व्यापारियों द्वारा अपने घर में भेजी गई निजी रकम, भारतीय बाहरी कर्जे का ब्याज और भारत में काम कर चुके ब्रितानी अफसरों की पेंशन शामिल थी। ये देख सकते हैं व्यापार किस तरह से 17वीं सदी के अंत में भारत के शेष विश्व से जोड़ने वाले व्यापार यह
समुद्री मार्ग से जो मोजाम्बिक, मोम्बासा, मोचा और मस्कट, यहाँ पर मछलीपट्टनम, मद्रास, हिंद महासागर, गोवा से, सूरत से, ये सारे और हुगली से, यहाँ से जो है ये मलक्का की ओर जाएगा। तो यहाँ पर हिंद महासागर होते हुए जो सूरत से बेटा और भी जगह कैटान, जो औद्योगिक जो रास्ते थे, यहाँ पर व्यापारिक मार्ग जो थे वह दिखाए गए हैं। ये सारे समुद्री मार्ग हैं और यहाँ पर जो दिख रहा है रेड रेड वाला, वो आपका ज़मीनी मार्ग है और ये बंदरगाह है। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रकार से अभी भी आप देखते हैं कि जाल बिछा हुआ है। तो ये आपका दूसरा पॉइंट जो समाप्त होता है, इसको हम यहीं पर रोकेंगे। अब हम आपको दूसरे वीडियो में यह तीसरा और जो इसमें चौथा पॉइंट होगा उसका हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट हम चैप्टर का अध्ययन अभी हम कर रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।